नमस्कार जी, स्वागत है आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के सी टीवी देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। फाइनल परसेंटेज का आंकड़ा तय हो रहा है। कुछ हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी समय लगेगा। ओवरऑल में 2-3% आगे पीछे उसमें से हो सकती है। पीछे तो क्या ही होगी, आगे हो सकती है। इसलिए अब आप ये जानना चाहते होंगे कि जनाब, पोल परसेंटेज के आधार पर कौन जीत रहा है, जिसे सोशियोलॉजी की भाषा में हम कहते हैं कि एग्जिट पोल। तो आप जानना चाहते होंगे कि कौन जीत रहा है, लेकिन एग्जिट पोल में कुछ और चीजें भी रहती हैं, जैसे मतदान केंद्रों पर लोगों से पूछा जाता है। लेकिन अब आप जानते हैं कि एग्जिट पोल कितने सही होते हैं, कितने नहीं होते हैं। लेकिन हम फिर भी एक तस्वीर आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे और आंकड़ा आप खुद लगा लीजिएगा, आकलन आप खुद कर लीजिएगा कि वो आंकड़े जो हम देंगे, जो तर्क हम देंगे, जो चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे, वो कितनी सही हैं और उस हिसाब से कौन जीतता है। क्योंकि जब तक आखिरी राउंड ऑफ काउंटिंग नहीं हो जाता, तब तक ये भी नहीं कहना सही बनता कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके भी बहुत से दोस्त होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि आखिर हिमाचल के उपचुनाव में होने क्या वाला है, नतीजा क्या रहेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन दिवाली मनाएगा, कौन मायूस हो जाएगा। इसका फैसला तो 2 तारीख को हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आप ये जानना चाह रहे होंगे तो मैं बताऊंगा। वीर सिंह जी शेयर कर दीजिएगा, काहन सिंह जी शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। तो कौन जीतेगा, प्रतिभा वीरभद्र सिंह या केटी खुशहाल ठाकुर, सीबी जट चेतन बरागटा, सीबी जट के नाम से चेतन बरागटा जिंदाबाद होगा, या आरटी जट रोहित ठाकुर जिंदाबाद होगा, संजय अवस्थी जीतेंगे, रतनपाल जीतेंगे, बीएसपी भवानी सिंह पठानिया जीतेंगे, राजन सुशांत, या फिर बीटी यानी बलदेव ठाकुर जीतेंगे। कौन जीतेगा कौन नहीं, इसकी चर्चा करेंगे। मतदान संपन्न हो चुका है, 2 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का सबसे सही आकलन आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ देख सकते हैं। कोई भी आदमी इससे सटीक आकलन नहीं करेगा। हमारा दावा है, इस दावे की वजह यह है कि डर के हम लोग आकलन नहीं करते। हम बोलते हैं तो ये जरूर सारे बोलते हैं कि बोलता है, लेकिन हम सटीक आकलन करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह शिमला के डीसी ने सरकार की पोल खोल दी है कोविड के इंतजामात पे। जी हाँ, चर्चा एक एक करके करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि कहाँ कितनी परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है वो रही है। फतेहपुर में 65% मतदान हुआ है। जुब्बल कोटखाई में 73%, पूरे रिकॉर्ड टूट गए हैं जुब्बल कोटखाई में। मंडी में ले दे के 56% मतदान ओवरऑल कंस्टिट्यूंसी का मतदान है। बीच में बाकी पे भी आएंगे, ये रहा है। और इसके अलावा अर्की में 63% मतदान। 5 बजे तक का आंकड़ा है, 5 बजे तक का आंकड़ा है, आधिकारिक आंकड़ा है। ये 5% आगे पीछे हो सकता है। सुंदरनगर और सिराज में पोलिंग जारी है। सुंदरनगर और सिराज में पोलिंग जारी है। सिराज में अब तक सबसे ज्यादा, अगर जुब्बल कोटखाई को छोड़ दें तो मंडी संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा 68% सिराज में अब तक मतदान हो चुका है। अभी लाइनें लगी हैं। सुंदरनगर में भी 58% को ये टच कर रहा है, अभी लाइनें लगी हैं। यानी सुंदरनगर 60+ जाएगा और सिराज 70% टच कर जाएगा। क्या मतलब है इसका, क्या नहीं, ये बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं फतेहपुर की। फतेहपुर में 5 लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 3 लोगों के भीतर मुख्य रूप से टक्कर है, मुकाबला तिकोना है। भवानी सिंह पठानिया कांग्रेस से हैं, बलदेव ठाकुर बीजेपी के टिकट पे हैं, और मुकाबले को तिकोना बना रहे हैं राजन सुशांत। यहां निगाह इसी बात पे है कि राजन सुशांत कितने मत ले जाते हैं। जितने ज्यादा वो मत लेंगे, उतनी ज्यादा दोनों की धड़कनें, बीजेपी और कांग्रेस की धड़कनें उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अब वो भी आकलन लगा रहे होंगे, अपने अपने बूथ को भी देखता है आदमी की क्या। तो बूथ की डिटेल तो जब आएगी तब आएगी। लेकिन फिलहाल जो फतेहपुर का मामला है वो 65% तक मतदान 5 बजे तक हो चुका था। ये 67 हो सकता है, 68 भी हो सकता है, क्योंकि फाइनल राउंड अप जो है रात के 8-9 बजे तक फाइनल मॉप अप होता है। और सारे चीज़ों को मिला के फिर इसमें कितने पोस्टल बैलेट आए थे, ये वो सारा, तो ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन इसको ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज कम नहीं है। ये परसेंटेज कम नहीं है, ये ऑलमोस्ट मैच कर रही है पिछली परसेंटेज के साथ। ऐसे में ये यहाँ अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस लिहाज से अगर जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पे है, तो
ये दिलचस्प हो जाएगा दंगल। छूटेगा तो जरूर 2-2,500 के बीच में ये, लेकिन किसके पक्ष में छूटेगा ये आप जरा खुद आकलन लगा लीजिए। वहाँ फिलहाल जो सेफोलॉजिस्ट हैं दूसरे लोग, और जो ट्रेंड है वोटिंग का, जो 3 बेल्ट है वहाँ की, एक नूरपुर के साथ रहन वाली बेल्ट है, एक बीच की फतेहपुर वाली बेल्ट है, और एक रेब डुखर वाली बेल्ट है। और मज़ेदार बात यह है कि तीनों बेल्टों का जो ट्रेंड है वो अलग अलग है। तो उस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो फतेहपुर में लगता है कि कहीं ना कहीं बभानी पठानिया थोड़ा सा आगे हैं। कितना आगे हैं, ये 1-2% का भी फर्क जो होता है वो 2-2,500 ले जाता है, ये है। लेकिन वही बात कि अगर राजन सुशांत को एक तय नंबर 15,000 से ऊपर वोट पड़ते हैं तो फिर ये देखना होगा कि स्थितियां भवानी पठानिया की परेशानी वाली होती हैं या फिर बलदेव ठाकुर की, क्योंकि 23,000 के आसपास वोट बलदेव ठाकुर या कांग्रेस, माफ कीजिएगा, भवानी सिंह पठानिया, पिछले सुशांत सिंह पठानिया को 23,000 के आसपास वोट पड़े थे। कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक यही है 23 और 27 के बीच में, 23 और 27 के बीच में। तो 65% वोट का आप आइडिया लगा लीजिए कि कितना पड़ा है कितना नहीं। उस लिहाज से कुछ मेरे पास फतेहपुर का कुछ और भी आया है, मैं उसको भी देख लेता हूँ, और ये फाइनल परसेंटेज हम फतेहपुर की भी देख लेते हैं। हाँ, 66 हो गया जी, 65 से 66 हो गया। मैंने कहा कि आपके 67 तक जाएगा, तो ये 67 भी जा सकता है, 68 भी जा सकता है, ये बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे मॉपअप होता जाएगा। तो उस लिहाज से फतेहपुर का हमारा आकलन ये है, हमारा आकलन बोल रहा हूँ मैं, हम ये नहीं कहते कि आकलन ही फाइनल है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन हमारा आकलन ये है कि कांग्रेस को वहाँ एज दिख रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन एज दिख रहा है। तो अब इसका मतलब भी आप यही निकाल सकते हैं, ये जो आंकड़े हैं हमारे, जो आकलन है हमारा, ये गलत भी हो सकता है। ये कोई दीवार पे लिखी हुई चीज़ नहीं है, आकलन बड़े बड़े गलत होते हैं, ये भी हो सकता है। इसलिए हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी वाले परेशान हो जाएं, निराश हो जाएं, या डॉक्टर राजू सुशांत के समर्थन निराश हो जाएं। लेकिन डॉक्टर राजू सुशांत का जो वोट है उस अगर 15,000 से ऊपर जाता है तो फिर ये कुछ भी हो सकता है, फिर ये कुछ भी हो सकता है। इसको जोड़ लीजिएगा इसमें। फिलहाल जो पुराना जो ट्रेंड है उसके लिहाज से देखें तो वहाँ पे भवानी पठानिया आगे हैं। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी कंस्टिट्यूंसी की जहां सबसे ज्यादा नजरें आजाद प्रत्याशी पे हैं। वहां फतेहपुर में राजू सुशांत पे थी, और जुब्बल कोटखाई में सबसे ज्यादा नजरें चेतन सिंह बरागटा पे। बीजेपी की चर्चा वहां करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए बीजेपी वहां मुझे नहीं लगता कि किसी स्थिति में है। मुख्य मुकाबला आरटी जट रोहित ठाकुर और सीबी जट चेतन बरागटा, जट से दोनों जिंदाबाद, दोनों के समर्थकों ने नाम रखा था इसलिए हमने इसको रखा है। और वहां पे 73% पोलिंग हुई है जी। 73% पोलिंग का मतलब मैं आपको जरा बता दूं, मैं देख रहा था 2012 में जब चुनाव हुआ था जुब्बल कोटखाई में, आम चुनाव था वो, 70% पोलिंग हुई थी वहां पे कुल मिला के जो इलेक्टोरेट्स हैं वो जुब्बल कोटखाई के हैं 70,792 इस बारी वोट थे, और जो 5 बजे तक पोलिंग हो चुकी थी वो 73% थी। 51,725 लोग वोट दे चुके थे, इसमें से 26,437 पुरुष थे और 25,288 महिलाएं थी। बहुत कम अंतर, 400-500 का अंतर, 500-700 का अंतर जो है महिला और पुरुष मतदाताओं में है। तो ये कहना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है कि अगर महिलाएं ज़्यादा आई तो महिला प्रत्याशी के रूप में आई, या पुरुष ज़्यादा आए तो पुरुष के लिए आए। लेकिन वहाँ ये मामला ठीक है कि कांग्रेस और चेतन बरागटा के बीच में ही मुख्य मुकाबला है। 2017 में 71% वोट पड़े थे, 2012 में 70, 2017 में 71, और अभी वहाँ पे 73% बढ़ चुके हैं। ये बढ़ के 75 हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मॉप अप राउंड के बाद। ऐसी स्थिति में जो 3 बेल्ट हैं वहाँ की, वहाँ भी 3 बेल्ट हैं, जुब्बल, नावर, कोटखाई। तो ऐसी स्थिति में वो जीतेगा रोहित और बरागटा में से जो नावर में एक दूसरे के मुकाबले ज्यादा वोट ले जाएगा। ये हमारा आकलन है। मुकाबला वहां टफ है, लेकिन जिस तरह से परसेंटेज ऑफ पोलिंग है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि मोबिलाइजेशन जो वोटर का हुआ है वो काम किया है। तो मोबिलाइजेशन किसने किया? चेतन बरागटा की वजह से हुआ मोबिलाइजेशन, पूरे का पूरा संगठन छोड़ के चला गया। लेकिन इसमें एक पेंच ये है कि अगर 10% कांग्रेस का जो वोट है वो चेतन बरागटा अपनी ओर खींचने में कामयाब हो जाते हैं। कई बार कांग्रेस के लोग भी नाराज होते हैं अपने प्रत्याशी से, जरूरी नहीं है सत्ता वालों से नाराज होते हैं, विपक्ष वालों से भी होते हैं, क्योंकि सिटिंग एमएलए की सीट खाली हुई है तो थोड़ा सा लाभ इसको चेतन बरागटा को ये भी देखते हैं। लेकिन वो लाभ वहां बराबर हो जाता है जहां उनको बीजेपी का टिकट नहीं मिला और बीजेपी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है और वो कांग्रेस के खिलाफ। दिलचस्प है आंकड़ा, बीजेपी
वहां चेतन बरागटा के खिलाफ लड़ रही है और चेतन बरागटा रोहित ठाकुर के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो रोहित ठाकुर के मुकाबले में एक आदमी है और चेतन बरागटा के मुकाबला दो लोगों से है, एक तो बीजेपी काटने में लगी और दूसरा रोहित ठाकुर से मुकाबला है। तो दिलचस्प हो जाएगा, नावर में जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे ये तय कर देगा। लेकिन फिलहाल ये नहीं कह सकते कि वहां चेतन बरागटा को कमतर नहीं आंका जा सकता। खासतौर से अगर आपको इमोशनल गेम आप देखते हैं, इमोशंस की वजह से अगर आपको लगता है कि ये 3-4% का जो स्विंग हुआ है तो फिर ये निश्चित तौर से चेतन बरागटा के पक्ष में गया है। लास्ट वीक तक कांग्रेस वहां कंफर्टेबल थी, लेकिन अभी का कांग्रेस भी थोड़ा परेशानी में दिख रही थी। वो यही इसलिए दिख रही थी कि वहां पे मोबिलाइजेशन वोटर का बहुत ज्यादा हुआ है। और जिस तरह से चेतन बरागटा के साथ उनकी माता जी, उनका परिवार आया और लास्ट वाली जो रैली थी, वो कहीं ना कहीं अगर संकेत देता है कि उनके पक्ष में जुटा है मामला, तो फिर कांग्रेस को भी वहां दिक्कत हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस वहां एज पे दिख रही है, क्योंकि हमको तो आपको ये भी बताना, गोल मोल बात हम नहीं कर सकते। फिलहाल कांग्रेस वहां एज पे दिख सकती है, लेकिन ये एज इतना नहीं है कि इसको कोई पढ़ सके। मैं भी नहीं पढ़ सकता इस एज को, क्योंकि बहुत क्लोज मामला है। और अगर कोई अंदर ही अंदर कोई वेव है इमोशंस की, तो फिर चेतन बरागटा के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर हम मैं सिर्फ इसकी आकलन कर रहा हूं, जो वोटिंग का पोल परसेंटेज उसका आकलन कर रहा हूं, उसके आधार पर कांग्रेस को थोड़ा एज है। तो दो जगह पे कांग्रेस का एज हो गया, एक फतेहपुर में और एक जुब्बल कोटखाई में। लेकिन जुब्बल कोटखाई का एज कांग्रेस का उतना नहीं है जितना फतेहपुर का है। जुब्बल कोटखाई में मामला पॉइंट टू पॉइंट फंसा हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं है कि चेतन बरागटा इस मुकाबले को जीत जाए, क्योंकि मैंने कहा कि 3% वोट, अगर तो ये 3% वोट जो है पिछले चुनाव के मुकाबले ये बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन हुआ वोटर का, उसकी वजह से बढ़ा है, तो ठीक है। लेकिन अगर ये 3% वोट, 3% का स्विंग जो है, सीधे सीधे जो भावनाएं उमड़ी हैं कि 15 साल आपने काम करवाया और फिर उसके बाद टिकट काट दिया, जो बीजेपी का वहां पे एक तरह से बीजेपी का पूरा पूरा मंडल छोड़ गया था, अगर ये 3% का स्विंग उधर को हुआ है तो चेतन बरागटा को आप विधानसभा में देख सकते हैं। तो ये दो का मामला था जी। और इसके बाद अर्की की बात करते हैं। अर्की और मंडी बचे, अब दो मामले हो गए, अर्की और मंडी बचे। अर्की में 5 बजे तक 63% मतदान हो चुका था। अर्की का जो ट्रेंड है, पहले राउंड में सुबह सुबह जो है 9 बजे तक, पहले 1 घंटे में सिर्फ 7% मतदान हुआ, फिर 9 से 11 2 घंटे में 23%, थोड़ा सा बढ़ा, 30% का इसमें बूम आया। और तीसरे राउंड में ये 11 से लेकर 1 बजे के 3 घंटे के भीतर में 38% पोलिंग हुई। फिर अगले राउंड में, चौथे राउंड में 54, पांचवें राउंड में जो है ये 63% तक आ गई। ये 65% जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि फाइनल राउंड अप जो होगा उसमें ये 65% तक जा सकती है। लेकिन अर्की 3 ही लोग मुकाबले में है और तीसरा जो व्यक्ति है वहां पे वो चेतन बरागटा और राजन सुशांत की तरह ज्यादा फाइट में नहीं है, यानी सीधा मुकाबला है वहां पे बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी के कैंडिडेट पुराने वाले हैं, इसलिए उनको एक लाभ सिंपथी का मिल रहा है, दूसरा लाभ सरकार का मिल रहा है उनको। पिछली सिंपथी है कि वीरभद्र सिंह हैवी वेट थे, उनको मुख्यमंत्री बनना था, तो अर्की ने मुख्यमंत्री को वोट दिया और वो रह गए। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि उनका जो हक था वो दीजिए, उन्होंने पूरे प्रचार में इसको रखा। दूसरा, सरकार ने बहुत ज्यादा जोर लगाया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां पे 2 बार 3 बार आके गए और जुब्बल में तो वो लास्ट ही दिन गए, और इसका थोड़ा सा मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है। और वहां पे जो भीतरघात था वो भी उतना ज्यादा दिखा नहीं है, हुआ जरूर होगा लेकिन दिखा नहीं। जब दिखता नहीं है तो बहुत सा वाइडली ट्रैवल नहीं करता है, फिर अंदर अंदर कोटरी में होता है। मान लीजिए गोविंद ने या आशा परिहार ने कोई भीतरघात वहां किया भी होगा तो वो सिर्फ इस तरह से होगा कि 10, 20, 50 लोग जो अपने उनको बोला होगा, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्की की सीट बहुत टफ है, नेक टू नेक है, इट कैन गो इधर वे, इट कैन गो इधर वे। वहां यह भी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस कमतर है और वहां यह भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी पिछड़ रही है। ना वहां कोई आगे है ना वहां कोई पीछे है, ये फोटो फिनिश वाला मामला वहां हो सकता है अगर कोई अंडरकरंट नहीं हुआ तो। इसलिए अंडरकरंट में फिर एक साइड मामला हो जाता है। मोदी की लहर थी, एक साइड मामला हो गया। 68 की 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया, ये लहर होती है। लेकिन ऐसी कोई लहर ऊपर नहीं दिख रही, वो तो बाहर भी दिख रही थी, अंदर भी दिख रही थी। लेकिन अगर यहां कोई अंडरकरंट है, अंडरकरंट सभी जगह पर बात करेंगे उस पर, तो फिलहाल अर्की की स्थितियां हैं कि नक्की ये कहीं भी जा सकती ना। कांग्रेस इसको अपनी सीट मान रही है। दिलचस्प बात से बताऊं, दिन भर कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से बात हुई, 15 दिन से कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से लगातार बात हो रही है, लेकिन
अर्की को लेकर ना तो कांग्रेस कहती है कि हम जीत रहे हैं, और अर्की को लेकर ना बीजेपी कहती है कि हम जीत रहे हैं। बाहर जो मर्जी दावे हों, लेकिन जब अंदर की बात आती है तो ये कहा जाता है कि टफ है, टफ है। और हम भी यही कह रहे हैं कि ये टफ है और बहुत दिलचस्प दंगल है अर्की का, क्योंकि सत्ता का लाभ पिछली बार हैवी वेट के हाथों, क्योंकि हैवी वेट सामने था तो लोगों ने नकार दिया, तो इस बार वो लाभ कि इस बार मेरी बारी है, तो बारी का चक्कर। उधर संजय बस्ती, वहां पे अर्की में फिर जातीय समीकरण भी हैं, एक तरफ ठाकुर कैंडिडेट है, एक तरफ पंडित कैंडिडेट है, और जो भितरघाती हैं उनमें भी पंडित हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं कैलकुलेट कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली बार जब गोविंद जीते थे संजय बस्ती से, संजय बस्ती 1800 वोटों के अंतर से हारे थे, और तब जो कांग्रेस के ही डिसीडेंट थे वो 18,000 वोट ले गए थे। 2 लोग कांग्रेस के डिसीडेंट थे मेन रूप से, वो 18,000 वोट ले गए थे। और इस बार उस लिहाज से अगर देखा जाए तब भी फाइट टफ है। अगर 18,000 वोट कोई ले जाता है डिसीडेंट, उसके बावजूद कोई 1800 वोटों से हारता है, तो उसको कमतर तो नहीं आंका जा सकता। तो इसलिए अर्की में मामला नेक टू नेक है और फाइट है। अब बात मंडी की करते हैं जी। मंडी ही असली मामला है, बाकी चीजें तो चलता है, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मंडी वालों की ही रहेगी, ये तो तय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी एक ने कहा कि मंडी वाले, कांग्रेस वाला जो कैंडिडेट है वो भी मंडी करता, भी मंडी से चुनाव लड़ रहा था। लेकिन मंडी में क्योंकि चीफ मिनिस्टर है खुद मंडी से, इसलिए वहां का इंटरेस्टिंग हो जाता है। मंडी को हम ओवरऑल देखें तो मंडी में 56% पोलिंग हुई है। जो सामान्य ट्रेंड है वो कहता है कि कम वोटिंग का मतलब जो सिटिंग है या गवर्नमेंट जिसकी है उसको लाभ है। चाहे उपचुनाव की बात हो, उपचुनाव का कोई अलग से डाटा नहीं है हालांकि इस तरह का कि परसेंटेज ऑफ पोल से उपचुनाव का डाटा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सोच विचार के मैं इस शो को कर रहा हूं, मुझे मालूम है। इसलिए मैंने पहले कह दिया कि ये आकलन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन आकलन करना हमारे के लिए जरूरी था क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं। तो ये है जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि संजय बस्ती इतने वोटों से जीतेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप हमसे ज़्यादा बड़ी आकलन कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ बैठ के न्यूज़ रूम में कर रहे हैं। 2 चक्कर लगा लिए अर्की तो क्या हुआ, जो लोग रोज अर्की में रहते हैं वो ज़्यादा मज़ेदार है। लेकिन होता क्या है कि जब हम आकलन करते हैं, जब हम सर्वे करते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए मैंने 10 लोगों को पूछा आईडीए के लिए और वो 10 के 10 एक ही पार्टी के निकल गए, तो मेरा आकलन धराम। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने 10 लोगों को पूछा, 10 में से 8 ने कहा कि फलां, लेकिन पता लगे कि वो 8 के 8 एक ही पार्टी के थे, तो धराम। तो ऐसा भी होता है आकलनों में, इसलिए जो सर्वे हैं वो गलत लेते हैं। लेकिन अर्की नेक टू नेक है। और ये भाई साहब जो लिख रहे हैं मामला वही है, 2000 के बीच का ही मामला फंसा हुआ है। और 2000 वोटों के बीच में जब मामला फंसा होता है तो 1000 वोट इधर हुआ तो वो हारा, और 1001 वोट इधर हुआ तो वो हारा। तो ये चलता है। तो अर्की में देखना होगा, कुछ तो आपको भी इंतजार करना होगा। लेकिन मंडी की चर्चा कर लेते हैं। मंडी आप जानना चाह रहे हैं, मंडी में अब तक 56% वोटिंग हुई है, ज्यादा बढ़ गई तो जैसे कि 2 जगह वोटिंग भी हो रही है तो 57-58 हो जाएगी। लेकिन मंडी को एक तो देखिए, एक पहले मंडी के पैरामीटर देखिए। पैरामीटर बताया हमने कि पोलिंग का मतलब सत्ताधारी दल को फायदा, सिटिंग दल को फायदा, तो पहला पैरामीटर। हालांकि इस पैरामीटर का जो लेना देना है मूल रूप से जो किताबों में लिखा है वो आम चुनाव से है, लेकिन चीफ मिनिस्टर का कार्ड दूसरा पैरामीटर है। और तीसरा पैरामीटर, मंडी को आप 2 मुख्य जोन में बांट के चलिए। एक तो है रामपुर, किन्नौर रामपुर से शुरू होता है, भरमौर निकल जाता है, और दूसरा मंडी जिला। मंडी जिला पे ज्यादा फोकस इसलिए था क्योंकि मंडी मुख्यमंत्री का अपना जिला है, तो एक तरह से ये वहां पे ना चाहते हुए भी क्षेत्रवाद वाली स्थिति हो गई। भरमौर में 49% वोटिंग हुई है। भरमौर कांग्रेस मान के चल रही थी कि उसको एज मिलेगा, कितना मिलेगा आप तय कर लीजिए। 49% है, ये ज्यादा 50 हो जाएगी। लाहौल स्पीति में 53% वोट पड़े हैं, लेकिन लाहौल स्पीति का जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो कम है, इसलिए वहां लीड का प्रश्न हो जाता है। कितनी मिलेगी ये देखना होगा। कांग्रेस मानती है कि उसको यहां लीड मिलेगी। मनाली में 53% वोटिंग हुई है, ये मुझे थोड़ी कम लग रही है क्योंकि मनाली से मंत्री हैं सरकार के। यहां 60% के आसपास अगर वोटिंग होती तो बीजेपी थोड़ी कंफर्टेबल होती। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी नहीं है कंफर्टेबल, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वहां बीजेपी को लीड नहीं मिलेगी, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि पोलिंग थोड़ी कम हुई है मंडी वहां मनाली में। कुल्लू में 51% पोलिंग हुई है। अब बात वहीं आ गई, कुल्लू में एमएलए कांग्रेस के हैं, कांग्रेस दावा करी हमको लीड मिलेगी। 51% वोट है तो इसका क्या मतलब है, ये आप निकाल लीजिए। नाचन में अभी 61% पड़ोस है मुख्यमंत्री जी का, 61% है। 60 से ऊपर अगर मंडी में कहीं भी जहां गई है पोलिंग गई है तो उसका लाभ हम कह सकते हैं आंकड़ों के आधार पर
कि वो बीजेपी को मिलेगा। द्रंग में 58%। तो बीजेपी जो चाह रही थी कि वहां द्रंग में उनको बड़ी लीड मिलेगी, मुझे लग रहा है कि यहां थोड़ी कम होगी। वो वाली स्थितियां नहीं होगी। 2019 की तो छोड़ दीजिए, वो तो कहीं नहीं होंगी, लेकिन 2014 वाली जो लीड थी 17,000 की, वो भी शायद बीजेपी को वहां नहीं मिले। तो द्रंग में थोड़ा बीजेपी थोड़ी डाउन हो सकती है। और सरकाघाट में सबसे कम पोलिंग सरकाघाट में, इसलिए आए यहां 44% सबसे कम पोलिंग। अब कम पोलिंग को आप सरकार के समर्थन में जोड़ते हैं, या आपको ये लगता है कि जो बीजेपी के वोटर था वो वहां नहीं आया, कांग्रेस का आया, आप इस तरह भी देख ले। दोनों ही सिक्के के दोनों पहलू। लेकिन सबसे कम पोलिंग सरकाघाट में हुई है। जबकि यहां पे स्टेक पे कौन है? यहां कांग्रेस बीजेपी स्टेक पे नहीं है, यहां पे कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, वो स्टेक पे हैं, क्योंकि उनको भी देखा जा रहा है। वो अध्यक्ष पद के दावेदार थे यदुपति, उनके लिए है। और इसके अलावा जो है बंजार में 48%, ज्यादा 50 चला जाएगा। बंजार को कांग्रेस अपना स्ट्रांग बेल्ट मान रही थी, और ये भी माना जा रहा था कि वहां खीमी राम ने काम नहीं किया था, इसलिए बीजेपी को डेंट होगा। लेकिन 48% पे ज्यादा इसको 50% है। तो अगर कांग्रेस को यहां लीड मिलती भी है तो कितनी मिलेगी, बड़ा सवाल ये है। आनी में 53% है, 55 हो जाएगा, लेकिन 60 से कम है। मंडी की स्थितियां इस तरह से हैं कि अगर 55% से ओवरऑल नीचे है तो बीजेपी के लिए कंफर्टेबल है। लेकिन एक सीट का भी यहां आकलन करना पड़ेगा। एक सेकंड है, करसोग में 53% है जी, करसोग में 53% है, और ये भी कोई बहुत बड़ा नंबर ऑफ परसेंटेज नहीं है। करसोग को अगर कांग्रेस मान रही थी कि हमको लीड मिलेगी, तो फिर वही बात है कि कितनी मिलेगी 53% में से। जब रोटी ही आधी है तो आपको कितनी मिलेगी। किन्नौर में 52% है, किन्नौर स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने बहुत ज्यादा जोर लगाया था वहां, ये उसका नतीजा है। पोलिंग वहां 52% है। इसका मतलब ये हो सकता है कि लोग निकले ना हो। दो चीजें होती है ना, कि मैंने कहा कि मुझे वोट दो, आपको देना नहीं है, लेकिन आपको लगा कि यार ये तो अब इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, तो आने का दूसरे को नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे दूसरे को नहीं देंगे, ऐसा हो जाता है कई बार। अब बात करते हैं जोगिंदर नगर की। जोगिंदर नगर पिछले सांसद जो थे हमारे रामस्वरूप शर्मा, उनका घर है, और वहां से उनको पिछली बार 25,000 के आसपास की लीड मिली थी। 2014 की मैं बात कर रहा हूं, 2019 की नहीं कर रहा हूं। 2019 को हम पैमाना ही नहीं मान रहे, इसमें 2014 को पैमाना मान रहे हैं। तो वहां 25,000 की लीड थी। अभी जोगिंदर नगर में 52% पोलिंग हुई है, तो जाहिर है कि बीजेपी की लीड यहां कम होगी। कितनी कम होगी ये नहीं हमको मालूम, यहां कम होगी। बल में 58% है, ज्यादा खींच खांच के 60% हो जाएगा। 60% होता है तो बीजेपी यहां अच्छी लीड एक्सपेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर ये 57 पे अड़ा रहता है तो थोड़ी लीड कम एक्सपेक्ट होनी चाहिए। रामपुर में 53%, रामपुर और सिराज बच गए जी। अब रामपुर में 53% है और सिराज में 68% है, और अभी जारी हो रहा है। तो 53% पे मान लीजिए 2% और जुड़ जाता है रात होने तक, तो 55 हो गया। उधर 68 में भी 2 जोड़िए, वहां वोट पड़ रहे हैं, तो 70 हो गया। तो 55 और 70 के बीच का जो फर्क है 15% का है। ये जो मामला है असली, जो बार बार कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को अपने इलाके पे विश्वास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये देखिए साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को अपने घर में लीड मिल रही है, क्योंकि उनका घर है। वैसे भी लगातार वो जीत रहे हैं वहां से, तो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड तो वैसे ही नहीं है। मुख्यमंत्री वहां से रहे, 70% अगर पोलिंग वहां पे हुई है उसमें, और 70% में मान लीजिए, देखिए सिराज के मेरे पास आंकड़े हैं, लगभग 80,000, 9 कम 80,000, 6991 वोटर है वहां पे, और अब तक 54,095 वोट वहां पोल हो चुके हैं। और अगर इसी को मान लूं तो मान के चलिए कि इसका जो 80% वोट मुख्यमंत्री के नाम पे पड़ते हैं वहां बीजेपी को, तो हो जाएगा कि कांग्रेस के कैंडिडेट को 15 और बीजेपी के कैंडिडेट को 40, अंतर बच गया 25,000 का। तो ये जो 25,000 की लीड है, क्या कांग्रेस इसको आनी रामपुर में कम होती नहीं दिख रही है। रामपुर में अगर कांग्रेस को लीड का दावा भी करती है तो कितनी आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 10,000, लेकिन फिर 15 बच गई सिराज की। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिराज की लीड को पूरा करने में कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ेगी, और फिर वो स्थितियां जो हैं कांग्रेस के हाथ से फिसल सकती हैं अगर उसे बाकी जगहों पर कंपैरेटिव लीड नहीं मिली। ये जो हम आकलन कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं, ये जो हम आकलन कर रहे हैं, ये उस सेफोलॉजी, उन नियमों के आधार पे, उन विवरणों के आधार पे कर रहे हैं जिनमें कहा जाता है कि कम पोलिंग का मतलब है कि सिटिंग वाले जो हैं उनको
लाभ होता है। लेकिन अगर कम पोलिंग का मतलब आप ये निकालते हैं और वास्तव में ही ये हो जाता है कि बीजेपी का वोटर बाहर नहीं आया, महंगाई की वजह से परेशान था लेकिन बाहर नहीं आया, और कांग्रेस का बाहर आया, तो मामला पलट गया। लेकिन फिलहाल जो नियम है, जो प्रिंसिपल्स हैं पुराने जो चुनाव के आधार पे हैं, उसके आधार से मंडी में बीजेपी स्ट्रांग दिख रही है। मंडी में बीजेपी स्ट्रांग दिख रही है। दो जो सेगमेंट में बताए वहां मैंने आपको, वहां पे एक में कांग्रेस कंफर्टेबल है, दूसरे में चेतन बरागटा के साथ नेक टू नेक है, और अर्की में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही पता नहीं है, दोनों ही श्योर नहीं है। तो वहां हम क्या छोटी दें। इसलिए आपसे भी देखिए, आपसे बड़ा कोई आकलन करता नहीं हो सकता। बहुत से लोग जुड़े हैं, आपसे बड़ा कोई आकलन करता नहीं हो सकता। संजीव शर्मा की कोई भी साथ नहीं है, हम लोग आपसे पूछते हैं तब बताते हैं। इसलिए आप बताइए कमेंट करके कि कहां कौन जीत रहा है, उसके आधार पर कल का प्रोग्राम में चर्चा होगी। आप बताइए। बहुत से लोग जुड़े हैं और 1000 के आसपास लोग जुड़े हैं हमारे साथ। 1000 लोग अगर कमेंट करके बताएंगे कि कौन जीत रहा है, चारों का बताइएगा ना, चारों का बताइएगा, फिर उसको करेंगे। ये मेरा आकलन है आज का, कल आपका आकलन होगा, फिर दोनों के आकलन को मिलाकर मीन निकालेंगे और तब तक 2 तारीख आ जाएगी और उसके बाद हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। चलिए एक बार फिर से मैं चुनाव पे आऊंगा, लेकिन इससे आपको पहले बता दूं आपको कि कोविड को लेकर सरकार की पोल उसी के एक डीसी ने खोल दी है। शिमला जिले के डिप्टी कमिश्नर आदित्य नेगी ने एक चिट्ठी जारी करी है और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि चूंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और खास तौर से स्कूलों में बढ़ रहे हैं, इसलिए वो अपने में वेस्टेड उन पावर्स का जो उनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से मिलती हैं, उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आदेश देते हैं कि सभी स्कूल, सीबीएसई हो, एचपी बोर्ड हो, सभी स्कूल 6 तारीख तक बंद रहेंगे। अब आप पूछेंगे इसमें नया क्या है? इसमें नया यह है कि पहले सीबीएसई वाले बंद नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक मुश्त ऑर्डर दिया है कि सभी स्कूल बंद रहेंगे, चाहे वो सीबीएसई के हो चाहे स्टेट के हो, टोटली क्लोज्ड टिल 6th। 7 को संडे है, 8 को आएंगे। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने जब ये छुट्टियां घोषित करी थी तो सरकार ने कहा था कि दिवाली की छुट्टियां हैं, कोविड की वजह से छुट्टियां नहीं गई थी। लेकिन अब डीसी साहब साफ कह रहे हैं कि कोविड की स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए तमाम स्कूल बंद होंगे और एसपीज, एसडीएम, डीएसपी जो है संबंधित इलाकों के, उनको ये ऑर्डर दिया गया है कि वो इसको सुनिश्चित बताएं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल या सीबीएसई वाला स्कूल खोलना नहीं चाहिए। बाकी जिलों को लेकर अभी ऐसा कोई नहीं आया सामने आदेश, लेकिन हो सकता है वो भी आ जाए आजकल में, अंदर अंदर हुआ होगा तो बाहर आ जाएगा। तो ये है जी, ये पूरा मामला जो है इस तरह से है। और दूसरा, अर्चना ठाकुर जो इंजीनियर इन चीफ थी पीडब्ल्यूडी में प्रोजेक्ट्स की, अब उनको फुल फ्लैश्ड जो है वो कमान दे दी गई है। वो HPPWD हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग की इंजीनियर इन चीफ होंगी, फुल फ्लैश्ड। पहले उनको प्रोजेक्ट का ही बनाया गया था। इसी तरह रजनीश कुमार जो IAS हैं, उनको अब गृह सचिव का जिम्मा भी सौंपा गया। वे पहले वो INPR के भी सचिव का जिम्मा देख रहे थे। तो ये मोटा मोटा आकलन है जी सारी चीज़ों का, और मुझे उम्मीद है कि, और देखिए हाँ, नोटा भी एक इम्पोर्टेंट होता है, हितेश जी कह रहे हैं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए ना, तभी मैंने आपको बताया कि आप जो कमेंट करेंगे मैं वादा करता हूं एक एक कमेंट को पढ़ूंगा। जिसने नोटा लिखा होगा वो नोटा के भी गिनूंगा, जिसने कांग्रेस लिखा होगा उसके कांग्रेस लिखूंगा, उसके बीजेपी। लेकिन कमेंट कर मैं ये स्पष्ट हो जाए कि आप कहां की बात कर रहे हैं। इस तरह लिख दीजिएगा, मंडी फलां, फतेहपुर फलां, अर्की फलां, जुब्बल कोटखाई फलां। उसके आधार पर कल का आकलन करेंगे। आज का मेरा जो आकलन था ये वोट परसेंटेज के आधार पर था। एक बार फिर से बता दूं, हम ये फाइनल डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं कि कौन जीत रहा है। हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं, ये आइडिया गलत भी हो सकता है, ये आइडिया सही भी हो सकता है। अनुभव के आधार पर हम लोग ये आइडिया लगाते हैं, अनुभव के आधार पर ही हमारे लिए आइडिया चलते हैं और उसी अनुभव के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा अनुभव आप बढ़ाते हैं, आप हमको जो है लगातार कमेंट करते रहिए और कल इस अनुभव से भी हम सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, मैंने जो आकलन किया उसमें मैंने बताया कि फतेहपुर में कांग्रेस को एज है, जुब्बल कोटखाई में कांग्रेस को एज है, लेकिन उतना नहीं है जितना फतेहपुर में है। वहां चेतन बरागटा बिल्कुल नेक टू नेक है। और अगर 3% का जो स्विंग है, 71 से जो 74% वोटिंग गई है, अगर वो किसी कोई इमोशनल स्विंग है तो फिर चेतन बरागटा को आप नहीं हरा सकते।
मुकाबले में वही है। बीजेपी की तो मैंने चर्चा नहीं की, मैंने कहा आपका भी मैं क्यों खराब करूं, उसकी मैंने चर्चा नहीं करी, और बीजेपी खुद भी मानती है कि वो नहीं है। तो मुकाबला वहां पे दिलचस्प होगा देखना। लेकिन बड़ी बात वही मैंने कल बोली थी, अगर वहां चेतन बरागटा जीतते हैं, अगर फतेहपुर में भवानी पठानिया जीतते हैं, तो दोनों ही पार्टियों में जो परिवारवाद का मुद्दा है उसको लोग ठुकरा देंगे। मंडी में फिलहाल मैंने आपको बताया कि जो ट्रेंड ऑफ पोलिंग है दैट शोज बीजेपी इज हैविंग एज। उस ट्रेंड का भी मैंने अंदर भीतरी पोस्टमार्टम किया पूरा। सिराज में 70% पोलिंग है, रामपुर में 53% पोलिंग है। माना यह जा रहा था कि सिराज और रामपुर को गिनो मत, वो बराबर हो जाएंगे, लेकिन कहां 53 और कहां 70, 17% का अंतर। 17% के अंतर को आप कितना कम, 15 से 18,000 का फर्क अगर यहां पड़ गया तो उसको आगे माइनस करने के लिए 30 लेने पड़ते हैं। आपके पास 2 वोट हैं तो मुझे आपसे आगे जाने के लिए उतने ही लेने पड़ेंगे, तब जाके कहीं, लेकिन पता लगे कि वहां फिर आपने ले लिए, तो ये मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से कोई एक जमाना था कि रामपुर की लीड पूरी नहीं होती थी, ऐसा लग रहा है कि सिराज की लीड जो है वो कहीं डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगी। हालांकि बाकी जगहों पे मैंने कहा कि सुंदरनगर में पोलिंग हो रही है, किसके पक्ष में हो रही है, किसके पक्ष में नहीं हो रही मुझे नहीं पता, लेकिन सुंदरनगर में पोलिंग हो रही है। सिराज के बाद अगर सबसे ज्यादा पोलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सुंदरनगर में ही कर रहे हैं 60% के आसपास, बाकी जगहों पर कम है। सबसे कम सरका घाट में चौंकाने वाली बात है। क्या लोगों ने यह मान लिया कि कोई किसी काम का नहीं, हमको क्यों जाना है? ये भी एक एंगल है। देखिए फतेहपुर में और जुब्बल कोटखाई में मामला बढ़ा हुआ है, वहां पे जो आजाद हैं वो मुकाबले में हैं, तो क्या वहां लोगों ने ये देख लिया कि चलिए बाकी लोग, जो बाकी जगह लोगों ने ये सोच लिया कि दोनों के बीच सीधा मुकाबला है यार, दोनों ही एक जैसे हैं, ना ये ना वो, तो क्या करना? तो क्या इसका मतलब ये है कि फिर वहां दोनों ही जगह आजाद को लोग पसंद कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो अगर नतीजे मान लीजिए उस तरह से आते हैं तो उसका यह भी मतलब होगा कि तीसरा दल, तीसरी शक्ति कहीं ना कहीं मौजूद है। क्या होता है क्या नहीं होता है वक्त बताएगा, बड़ी सी चीजें हैं। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप कमेंट कीजिए, और मैं वादा करता हूं कि जितने भी कमेंट आएंगे मैं सबको कंपाइल करूंगा, चाहे मुझे 2 घंटे लग जाए, चाहे मुझे 4 घंटे लग जाए। कल 7 बजे उसकी चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि हमने आपसे बातें करके जो आकलन निकाला था वो सही होगा। किसी भी प्रत्याशी को हताश होने की जरूरत नहीं है। आकलन ध्वस्त होते रहे हैं, आकलन सही होते रहे हैं, चलता है। जीतेगा वही जिसके पक्ष में ईवीएम से ज्यादा वोट निकलेंगे। किसके पक्ष में निकलेंगे ये 2 तारीख तक 2 तारीख को ही पता चलेगा। तब तक ये चलता रहेगा हमारा आपका संवाद, और हम देखते रहेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि बाकी लोग भी कमेंट करें। अभी तो 1000 लोग कमेंट आएंगे, लेकिन आप शेयर करेंगे तो औरों के भी आएंगे। मैं सबका नींद निकाल के कल बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।